गोपाल ने किस्तों पर एक ऑटो रिक्शा खरीदा और उसने खुद से वादा किया कि वह बूढ़े बुजुर्गों से किराया नहीं लेगा। थोड़ी देर बाद ही जो सवारी उसे मिली वह एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र लगभग 60 से 70 साल होगी, जो अपने डिप्टी कमिश्नर बेटे से मिलने यहाँ शहर आई हुई थी। गोपाल ने पूछा तो उस बूढ़ी औरत ने गोपाल के पास आकर कहा, बेटा मुझे डीसी हाउस जाना है, तुम मुझे उसके गेट पर उतार देना। गोपाल ने जब उस बूढ़ी औरत को डीसी हाउस के सामने उतारा तो वह औरत गोपाल को किराए के पैसे देने लगी, तो गोपाल ने किराया लेने से मना कर दिया। कहा, बस अम्मा जी आपका आशीर्वाद चाहिए, और उसके बाद वहाँ से चला गया। बूढ़ी औरत डीसी हाउस के अंदर गई तो गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका और कहा कि साहब एक ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकती। बूढ़ी औरत ने चौकीदार से कहा कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ, उनको जाकर बताओ, वह मुझसे ज़रूर मिलने आएगा। लेकिन बूढ़ी औरत को अंदर ना जाने दिया गया। कुछ घंटे बाद में गोपाल दोबारा वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत गेट के बाहर खड़ी रो रही है। गोपाल ने बूढ़ी औरत के पास जाकर पूछा तो वह कहने लगी, मेरा बेटा मुझसे मिलने से इनकार कर रहा है। और उस बूढ़ी औरत ने सारी बात गोपाल को बताई। बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर गोपाल को बहुत दुख हुआ। आज गोपाल की रिक्शा का पहला दिन था और आज उसको 1500 रुपये की आमदनी हुई थी। उसने वह सारे के सारे रुपए जो 1500 रुपये थे उसके साथ एक और चीज़ डीसी हाउस के चपरासी को देते हुए कहा कि जब तुम साहब के कमरे की सफाई करने के लिए जाओगे तब ये चीज़ वहाँ। मुकेश जी ने दुखी स्वर में बोलते हुए घर में प्रवेश किया। उनकी पत्नी रेखा ने अपने पति से पूछा, क्या हुआ, आप तो पेंशन लेने के लिए गए थे। मुकेश जी ने अपनी पत्नी से कहा कि पेंशन तो मैं ले आया हूँ, लेकिन एक बुरी खबर है, फैक्ट्री की तरफ से अब नए साल की शुरुआत में पेंशन नहीं मिला करेगी, फैक्ट्री भी बंद होने का डर है। रेखा ने जब यह सुना तो परेशान हुई और कहने लगी, ऐसा कैसे संभव है, आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस फैक्ट्री को दिए हैं और पिछले 5 साल से आप पेंशन ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अचानक अपना फ़ैसला बदल दे और पेंशन देना ही बंद कर दे। यह सुनकर मुकेश जी की आंखों में आंसू भर आए थे। वह कहने लगे, बस अब किसी भी रिटायर्ड नौकर को पेंशन नहीं मिला करेगी। पिछले 2 साल से फैक्ट्री नुकसान में जा रही थी और अब मालिक की तरफ से इस बेचने की भी योजना बन रही है। जो इसे ख़रीद रहा है उसमें सारे रिटायर्ड हुए नौकरों की पेंशन ख़त्म कर दी। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अब आगे हमारा क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब शायद हमें अपने बेटों का मोहताज होना पड़ेगा और उनके पास ही जाना पड़ेगा। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी जान बाकी नहीं कि मैं कोई मज़दूरी करूं, और अपना काम करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 2 समय की रोटी मिल जाए यही बहुत है, और ये तो वैसे भी एक किराए का मकान है, अपना घर तो है नहीं। 10,000 रुपये पेंशन मिल जाती थी जिसमें हम इस मकान का किराया भी दे देते थे, मगर अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा और मजबूरी में हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा। उसकी पत्नी रेखा ने कहा, अब आपको आगे क्या इरादा है। वैसे तो हमारे 3 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा तो ऑफिसर भी है, लेकिन दुख की बात है वह तो आपसे नाराज़ है। वह क्यों नाराज़ ना हो, इतने साल पहले जो घटना हुई थी उसमें मेरे बेटा बेकसूर था, लेकिन आपने तो हद कर दी थी। लोगों की बातों पर विश्वास किया, लेकिन दुख की बात कि अपने बेटे पर भरोसा नहीं था, और आप अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया और उस पर इतना अत्याचार किया, इतना मारा कि वह घर से चला गया और दोबारा मुड़कर भी न देखा। मुकेश साहब ने अपनी पत्नी के मुंह से जब ये शब्द सुने तो कहने लगे, ठीक है मैं गलत था, मानता हूँ, लेकिन मैं भी तो उसका पिता था और मैं तो उससे मिलने भी गया था। अगर एक बार वह मुझसे मिल लेता तो पिता होने के बावजूद मैं उससे माफ़ी मांगता, लेकिन वह तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता, इतनी नफ़रत करता है कि मेरा सामना भी नहीं करना चाहता। मैं कितना खुश हुआ था जब उसकी जॉइनिंग हुई थी। पहले वह असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर था, अब तरक्की करते करते डिप्टी कमिश्नर बन चुका है, लेकिन अपने पिता को अभी तक उसने माफ़ नहीं किया। जिस दिन मैं उसके ऑफिस गया था उससे मिलने, उसने अपनी सिक्योरिटी गार्ड से ही कहा था कि उन्हें वापस भेज दो और उनसे कह दो कि आपका बेटा हमेशा के लिए मर चुका है। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था
जब मैं अपने बेटे से मिलने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी तय करके शहर गया था, लेकिन फिर वहाँ से बगैर मिले वापस आ गया। अब खुद बताओ, इस बेइज्जती के बाद मैं दोबारा कैसे उससे मिलने जा सकता हूँ? मुकेश जी की यह बात सुनकर रेखा ने अपने पति से कहा कि जो व्यवहार आपने अपने बेटे के साथ किया था, शायद तरुण की जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता। आज से 20 साल पहले जब तरुण 8वीं क्लास में पढ़ता था, एक बच्चे ने शरारत की थी और उस शरारत की वजह से तरुण की ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। ना सिर्फ तरुण की, बल्कि उसके पिता मुकेश की भी। अपने बेटे के कारण से वह काफ़ी परेशान रहे और उनकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में नहीं थे और जल्दी में शायद वह अपना मोबाइल फ़ोन वहीं ऑफिस की टेबल पर ही भूल गए थे और ऑफिस का गेट भी खुला हुआ था। स्कूल में ब्रेक टाइम में बच्चों ने इधर उधर भागना शुरू किया। गैलरी में एक बच्चे ने देखा कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला है और टेबल पर प्रिंसिपल का एक महंगा सा मोबाइल रखा हुआ है। यह लड़का तरुण की क्लास में ही था और 2 दिन पहले तरुण से उसकी लड़ाई हुई थी। उसने चुपके से ऑफिस में से प्रिंसिपल का वह मोबाइल उठाया और जाकर उसे तरुण के बैग में रख दिया। प्रिंसिपल जैसे ही अपने ऑफिस में लौटे थे तो उन्होंने अपना मोबाइल देखा। वह टेबल पर नहीं था। वह काफ़ी परेशान हुए। इधर उधर देखने के बाद भी जब उन्हें मोबाइल नहीं मिला तो उन्होंने चपरासी से पूछा और उसके अलावा बाकी टीचर से भी मोबाइल के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। प्रिंसिपल ने स्कूल के चौकीदार से कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल के गेट से बाहर ना जा पाए। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स की तलाशी लेना शुरू हुई। उनकी जेबें चेक की गईं और स्कूल बैग्स भी चेक किए जा रहे थे। तरुण भी लाइन में लगा था, लेकिन वह बेफिक्र था क्योंकि उसने तो मोबाइल चोरी किया ही नहीं था। लेकिन वह नहीं जानता था कि आज वह सबके बीच एक चोर बनकर रह जाएगा, क्योंकि मोबाइल तो उसी के बैग में रखा जा चुका था। उसके क्लासमेट ने उससे बदला लेने के लिए यह हरकत की थी और तरुण इस बात से बिल्कुल बेखबर था। आने वाले समय के बारे में तरुण को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वह कितनी गंभीर परिस्थिति में घिरने वाला है। उसके बाद जब तरुण के बैग से मोबाइल फ़ोन निकला, यह देखकर तरुण रोने लगा और कसम खाकर कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि यह किसने किया है। यह किसी ने मेरे बैग में डाला है, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं उठाया। लेकिन किसी भी टीचर ने तरुण की बात पर विश्वास नहीं किया। खासकर प्रिंसिपल ने पहले तरुण को बहुत मारा, फिर उसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया। उसका नाम स्कूल से काट दिया गया। तरुण के क्लास टीचर उसको पकड़कर उसके पिता के सामने लाए और कहा, मुकेश जी, शायद आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। आप तो जानते ही हैं कि तरुण का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए मैंने कितनी सिफारिश की थी और इसकी फ़ीस भी 50% माफ़ करा दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी आपके बेटे ने जो गुल खिलाया है, वह शायद आपको मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। इसने प्रिंसिपल साहब का मोबाइल फ़ोन चुराया, ना सिर्फ आपका नाम मिट्टी में मिलाया, बल्कि मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल साहब से मैंने तरुण की बहुत तारीफ़ की थी और मेरे ही कारण से उन्होंने फ़ीस भी माफ़ की थी। अब अपने बेटे को संभालिए और किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाइए। बल्कि मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इसे आगे पढ़ाने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यह जिस स्कूल में भी जाएगा तो ऐसे ही चोरी करेगा। मुकेश जी ने उस दिन तरुण को बहुत मारा था। हालांकि उसकी माँ बार बार रो रो कर अपने पति की मिन्नतें करती कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन उसने अपनी पत्नी को भी धक्का दिया और बेचारी के सर में भी चोट आ गई। मुकेश उस दिन बहुत गुस्से में थे और इस गुस्से में उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता था कि मैं एक चोर को पाल रहा हूँ। तरुण को इस बात का बहुत दुख हुआ था। वह रोता हुआ घर से निकल गया। जबकि तरुण के चले जाने के बाद अचानक उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पत्नी की तबीयत को देखते हुए मुकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तरुण को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन तरुण उन्हें कहीं नहीं मिला। मुकेश जी ने तरुण के लिए कई जगह पर ऐलान भी करवाया, लेकिन उसके बाद भी तरुण का कुछ पता ना चल सका। पत्नी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। रेखा जब घर आई तो अपने पति से कहने लगी
कि मुझे इस घर की दीवारों से भी अब डर लगने लगा है। आपने जो मेरे बेटे के साथ किया और ज़िंदगी में मुझे एक ऐसा दुख दिया जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अब मेरा बेटा कभी वापस आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जब मेरा बेटा घर से बाहर गया हो। पता नहीं वह किस हाल में होगा। क्या मेरे बेटे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुकेश अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली देते रहे, लेकिन दिल ही दिल में वह खुद भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अपने बेटे के कारण से यही सोच रहे थे कि गुस्से में मैंने यह क्या कर दिया। तरुण वह शहर छोड़कर चला गया और दिल्ली जाने वाली बस में सवार हुआ। पहले तो वह एक जगह लंगर खाकर गुजारा करता रहा, लेकिन जल्दी ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि अब मुझे मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। सेठ जी का एक प्लाज़ा की बिल्डिंग बन रही थी, जहाँ पर तरुण मजदूरी करने लगा। एक दिन सेठ जी वहाँ अपने प्लाज़ा पर आए थे, तो उन्होंने देखा कि 14 साल का लड़का वहाँ काम कर रहा है और मज़दूर उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। सेठ ने तरुण को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा कहाँ से आए हो और इस उम्र में मज़दूरी क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें तो पढ़ना चाहिए था, सूरत से भी पढ़े लिखे लगते हो। तरुण ने सेठ से झूठ बोला कि मैं लावारिस बच्चा हूँ, मेरे माता पिता मर चुके हैं, जबकि मैं उनका इकलौता बेटा था। अपना पेट पालने के लिए यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। सेठ ने तरुण से कहा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तरुण ने हाँ में सिर हिलाया। सेठ जी उसे अपने साथ ले गए। अपनी पत्नी से कहा कि यह बच्चा है, इसका नाम तरुण है, ये स्कूल में पढ़ेगा और हमारे घर के छोटे मोटे काम भी करेगा। इसने तरुण को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया और बाद में जब उन्हें पता चला कि तरुण को पढ़ाई में बहुत होनहार है, तो सेठ जी को इस बात की बहुत खुशी हुई। मुकेश जी के घर में तरुण अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, जबकि उससे छोटे 2 भाई और थे, रोहन और राघव। जब उन्होंने अपने बड़े भाई को मार खाते देखा तो कांप उठे थे और स्कूल जाने से डरने लगे थे। वह अपनी माँ से यही कहते थे कि हमें पिताजी से बहुत डर लगता है, अगर हम फेल हो गए या किसी टीचर ने हमारी शिकायत की तो पिताजी हमें बहुत मारेंगे। रेखा अक्सर अपने पति से यही कहती थी कि आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, आप ही के कारण से मेरा बेटा तरुण मुझसे जुदा हो गया, वह लापता है। जबकि छोटे बेटे भी घर में सहमे रहते हैं, वह भी स्कूल नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी टीचर ने आपसे शिकायत कर दी तो आप तो बिना सच जाने ही उनको पीटने लगेंगे और फिर घर से निकाल देंगे। समय गुजरा, समय के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। राघव और रोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वह अपने पिता से नफरत करने लगे थे। वह अपने पिता को इस बात का कसूरवार ठहराते थे कि आपके कारण से हमारा भाई हमसे जुदा हो गया। आज इस घटना को 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन अब वह दोनों पति पत्नी मुकेश जी और रेखा अकेले थे। पढ़ लिखकर दोनों बेटे राघव और रोहन अपनी अपनी जॉब पर लग गए थे। जब बेटे बड़े हुए, पढ़ाई पूरी हो गई, तो दोनों की अलग अलग शहरों में जॉब लग गई थी। रोहन जिसकी जॉब दिल्ली में थी, उसने वहीं पर रहकर अपनी शादी भी खुद कर ली और अब उसके 2 बेटे थे। और राघव भी नोएडा में था, वह एक फैक्ट्री में नौकर था, उसकी सैलरी अच्छी थी। बाद में फैक्ट्री के मालिक ने उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे पसंद कर लिया और अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। फैक्ट्री के मालिक की बेटी का नाम रोशनी था। फैक्ट्री का मालिक क्योंकि बूढ़ा हो चला था, उसे भी सहारे की ज़रूरत थी, तो रोहन उसकी फैक्ट्री को संभालने लगा। इस पर वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। अब रोहन अपने ससुर के कारोबार को संभाल रहा था और बड़ी ही सफलता के साथ उसकी कपड़ों की फैक्ट्री भी संभाल रहा था। मुकेश जी के तीनों बेटे ही खुशहाल थे। तीनों बेटे तरुण, राघव, रोहन तीनों ही खुशहाल थे। फिर जब मुकेश जी को पता चला कि उनका बेटा तरुण जिंदा है और असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत है, तो वह अपने बेटे से मिलने गए। लेकिन इतने सालों बाद भी तरुण वह चोट नहीं भूल पाया था और अपने पिता से मिलने से साफ इनकार कर दिया। ना तो तरुण अपने पिता से मिलने उसके घर आया, ना ही कभी दोबारा मुकेश जी अपने बेटे से मिलने गए। पिछले सालों से बाप बेटे के बीच दूरियां बढ़ गई थी। राघव और रोहन भी अपने पिता से काफ़ी नाराज़ थे। वह त्यौहार पर अपने घर आते थे अपने माता पिता से मिलने के लिए, लेकिन अपने पिता से यही कहते थे कि हम केवल अपनी माँ के कारण से इधर आते हैं, जब तक हमारी माँ जिंदा है
हम यहाँ आते रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम नहीं आएंगे। मुकेश जी के घर 1 महीने का राशन बचा था। उनसे जैसे ही आखिरी पेंशन मिली थी, उसमें से उन्होंने राशन खरीदा और मकान का किराया भी दे दिया। लेकिन मकान मालिक से एडवांस में कह दिया कि यह मेरा आखिरी महीना है और इसके बाद मैं ये मकान छोड़कर चला जाऊंगा। मकान मालिक कहने लगा कि उम्र के इस दौर में अपनी पत्नी को लेकर आप आखिर कहाँ जाएंगे। जिस पर मुकेश जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहने लगे, मैं अपने बेटे रोहन के पास जाऊंगा। मकान मालिक ने जब यह सुना तो कहने लगा, आपकी तो अपने बेटों से बनती नहीं। एक बेटा आपको बचपन में ही छोड़कर चला गया था, उसमें भी आपकी गलती थी और आपके 2 छोटे बेटे भी तो आपसे नाराज़ ही हैं। आप वहाँ जाएंगे, लेकिन बुरा ना मानिए, मैं हमदर्दी रखते हुए आपसे ये सब कह रहा हूँ। आजकल तो बच्चे वैसे ही माता पिता को बोझ समझते हैं और आपके बेटे तो वैसे भी आपसे नाराज़ हैं। बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतनी दूर जाकर कहीं आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुकेश जी खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन मकान मालिक ने अपनी बात पूरी की। कहने लगे, ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाएं और आपके बेटे आपको देखकर खुश ही ना हों। क्या आपको लगता है कि आपकी बहू बेटे आपको देखकर खुश होंगे? मकान मालिक के इस सवाल का मुकेश जी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से यह ज़रूर कहा कि मैं नाकाम पिता साबित हुआ हूँ। अगर मेरा बेटा चोर होता तो आज इतने ऊंचे पद पर कैसे बैठ पाता। उसका ऑफिसर बन जाना इस बात की गवाही है कि मैं ही गलत था, किसी ने शरारत की होगी। फिर अब तो बस प्रार्थना करो कि रोहन और उसकी पत्नी हमें अपने घर में जगह दे दें। रोहन और उसकी पत्नी हमें अचानक दिल्ली अपने घर देखकर परेशान ना हो जाएं, क्योंकि बगैर सूचना दिए हम उनके पास जाएंगे। आज से पहले इस तरह कभी भी हम 1 या 2 दिन के लिए भी अपने बच्चों के पास नहीं गए हैं। क्या पता उनका व्यवहार हमारे साथ में कैसा रहे, वह हमें वहाँ देखकर खुश हों या ना हों। मुझे ये करना ठीक नहीं लग रहा, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं बेटे के घर ना जाऊँ, इससे तो अच्छा किसी आश्रम में ही जाकर रहने लगूं। रेखा अपने पति से कहने लगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये आपकी सोच है। रोहन ऐसा नहीं है, ना ही उसकी पत्नी ऐसा करेगी। हाँ, बेशक वह हमसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मेरा वह सम्मान करता है। वह ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। महीने के आखिरी दिन वह अपना यह मकान छोड़कर जा रहे थे। पिछले कई साल से वह यहीं पर रहे थे। उस जगह से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। वह रास्ते में ही जा रहे थे कि उनके साथ काम करने वाले, उनकी जान पहचान वाले राजेश जी उन्हें रास्ते में मिले। यूँ सामान लिए जाता देखकर उनसे पूछ बैठे, अरे भाई, ऐसा सामान लेकर और पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो मुकेश जिन्होंने जवाब दिया कि आपको तो पता ही है कि फैक्ट्री वालों ने पेंशन ख़त्म कर दी है। अब मेरे पास इस पेंशन के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं कि मैं अपना खर्च उठा सकूं। इसीलिए मैं अपने बेटे से मिलने दिल्ली जा रहा हूं। इस पर राजेश जी पूछने लगे, कब तक लौटना होगा? मुकेश जी ने कहा कि पता नहीं, हो सकता है हम वहीं पर रुक जाएं। ये बात सुनकर राजेश ने मुकेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि चलो ठीक है, पहुंच जाओ और हमसे बात करते रहना, और कोई भी परेशानी हो तो तुम्हारा ये दोस्त यहीं पर है, याद रखना। ये कहते हुए वह दोनों गले मिले और फिर मुकेश जी आगे बढ़ गए। जल्दी ही उनकी ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई थी और वह दोनों बूढ़े पति पत्नी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे उनकी यात्रा पूरी होती जा रही थी और दिल्ली नज़दीक आ रहा था, मुकेश जी के दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। वह रोहन के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि उसके बेटे का रिएक्शन उनको देखकर क्या होगा। अचानक अपने माता पिता को वहाँ देखकर उसे कैसा लगेगा। रेखा तो इस बारे में खुश थी, लेकिन उनका यही कहना था कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी बहू भी ऐसी नहीं है। पर मुकेश जी का दिल बेचैन हो रहा था। उसी ट्रेन में ही मुकेश जी ने अपनी आंखों से एक अजब नज़ारा देखा। सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली थी, शायद वह भी दिल्ली जा रहे थे। एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा हुआ था, जबकि उनके साथ बूढ़ी औरत भी थी। शायद वह बूढ़ी औरत उनकी माँ थी जो उनके साथ बैठी हुई थी। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। वह आदमी नीचे उतरा। अपने बच्चों के लिए जूस के डब्बे लेकर वह फिर से ट्रेन में आकर बैठ गया। उसने अपने बच्चों को जूस के डब्बे दिए और एक अपनी पत्नी को दिया और एक खुद पीने बैठ गया, जबकि उसकी बूढ़ी माँ खाली नज़रों से अपने बेटे को देख रही थी।
वह ये समझ रही थी कि बेटा मुझे भी शायद कुछ देगा, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं दिया। वह बूढ़ी औरत ट्रेन की खिड़की के साथ ही बैठी थी, अपने बेटे और बाकी लोगों से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुकेश जी ने उन आंखों को देख लिया। हालांकि तेज़ हवा की वजह से उसकी आंखों से आंसू आते थे और फिर सूख जाते थे, लेकिन उसका उदास चेहरा सारी दास्तान बता रहा था। मुकेश जी से यह सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। वह अपनी जगह से उठकर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। कहने लगे, मैं अभी उस लड़के को समझा कर आता हूँ। बहुत दुख की बात है कि मेरी आंखें यह सब कुछ देख रही हैं। वह उस लड़के के पास गए और उससे कहने लगे, ये जो बूढ़ी औरत आप लोगों के साथ बैठी हैं, क्या ये आपकी नौकरानी है? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी माँ है। वह लड़का मुकेश जी से कहने लगा, आप कौन हैं और मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुकेश जी ने उससे कहा कि मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उस सवाल का जवाब दो। उसने कहा कि मेरी माँ ही हैं। मुकेश जी ने कहा, बेटा नाराज़ मत होना। मैंने अभी देखा कि तुमने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए और ख़ुद अपने लिए भी जूस के डब्बे लाए हो, लेकिन तुमने अपनी माँ को कुछ भी नहीं दिया, कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए। सच तो यह है कि तुम अपनी माँ की एक रात का बदला भी नहीं दे सकते। जिन रातों में तुम्हारी माँ ने जाग जाग कर तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। ये बात सुनकर वह लड़का चुप रहा। शायद उसे आज तक किसी ने इस बारे में समझाया नहीं था। ट्रेन के अंदर ही थोड़ी देर में एक आदमी जूस बेचता हुआ आया तो वह लड़का भागता हुआ उसके पास गया और अपनी माँ के लिए जूस खरीदा। ये देखकर मुकेश जी को बहुत खुशी हुई। एक लंबे सफ़र को पूरा करने के बाद वह दोनों पति पत्नी दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने रिक्शा लिया और बेटे के घर पहुंच गए। बेटे के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। रोहन उस समय घर पर नहीं था। जबकि उसकी पत्नी ने अचानक उन दोनों को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अजीब नज़रों से वह दोनों बूढ़े माता पिता को देख रही थी। फिर कहने लगी, आप और यहाँ? रेखा ने बहू के मुंह से ये शब्द सुने तो कहने लगी, बेटी, इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? ये मेरे बेटे का घर है। क्या हमें यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? रोहन की पत्नी किरण ने जवाब दिया, नहीं, खुशी की बात नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात है, क्योंकि इससे पहले कभी आप लोग यहाँ आए नहीं थे ना, और अचानक आए हैं, तो इसीलिए। बहू खुश नहीं थी और उसने उधर दरवाजे पर ही उनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। रेखा ने कहा, बेटा, अंदर आने को नहीं कहोगी? जिस पर उसने अजीब स्वर से कहा, आ जाइए अंदर। रेखा और उसके पति काफ़ी थके हुए थे। ना उनके बहू ने उनके लिए चाय पानी को पूछा और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। रेखा और मुकेश जी काफ़ी हैरान हुए। अपने बहू के बर्ताव पर मुकेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कहता था ना कि उसके घर में हमारा स्वागत नहीं होगा। देखा, वैसा ही हुआ। रेखा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर खुद ही अपनी बहू के कमरे में गई तो वह बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी। रेखा ने अपनी बहू से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? जिस पर उसने जवाब दिया कि इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए कि बच्चे स्कूल गए होंगे, और कहाँ होंगे। रेखा को अपनी बहू का ये अंदाज़ बहुत बुरा लगा और वह कहने पर मजबूर हो गई कि तुम इतने बुरे ढंग से क्यों बात कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? मैं तुम्हारी सास हूँ और माँ की जगह हूँ। किरण कहने लगी, ये तो बात आप लोगों की ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए, और मुझे इस बात की चिंता खाए जा रही है। आप दोनों इतना सामान साथ यहाँ लेकर आए हैं, क्या आप लोगों का इरादा यहाँ लंबे समय तक रहने का तो नहीं? अगर आप यह सोचकर आए हैं तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि हमारा ये छोटा सा घर है। यह कोई गांव नहीं जहां आप एक महीने के लिए टिके रहें। ये काफ़ी महंगा शहर है और हम आप लोगों को यहाँ लंबे समय तक नहीं रख सकते। पहले ही दिन बहू ने अपनी सास को बातें सुनाने लगी, जिस पर रेखा अंदर ही अंदर रो रही थी। वह अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। यही चाहती थी किरण की शिकायत अपने बेटे से करेगी। वह चुपचाप वापस अपने पति के पास आकर बैठ गई। वह दोनों काफ़ी भूखे थे, लेकिन अब सहन कर लिया और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल से वापस आए। मुकेश जी ने अपने पोतों को अपने पास बुलाया। बच्चे उनके पास जाने लगे तो किरण ने गरजदार आवाज़ में बच्चों को अपने पास कमरे में बुलाया। बच्चे वहीं सहम गए और वापस कमरे में चले गए। माँ अपने बच्चों से कहने लगी,
कि अभी स्कूल से थके हुए आए हो, ज़रा यहाँ आराम करो। वह 1 या 2 दिन के लिए थोड़ी ना आए हैं, उनका इरादा यहाँ लंबे समय तक रहने का है। हमारी बदकिस्मती है बेटा, अब ये हमारे साथ रहेंगे। बच्चों ने जब ये सुना तो अपनी माँ से कहने लगे, माँ, क्या दादा दादी हमारे कमरे में तो नहीं रहेंगे? किरण कहने लगी, हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुकेश जी और उनकी पत्नी बाहर आंगन में उनकी सारी बातें सुन रहे थे। मुकेश जी ने दुख भरे अंदाज में अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुमसे कहा था यहाँ हमारी बहू बेटा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं था। रेखा ने रोकर कहा कि मैं अपने बेटे से किरण की शिकायत ज़रूर करूँगी। मैं तो रोहन का इंतज़ार कर रही हूँ कि वह जल्दी से ऑफिस से वापस आ जाए। लगभग शाम के 4-5 बजे रोहन ऑफिस से वापस आया। अपने माता पिता को अचानक अपने घर में देखकर हैरान हुआ और फिर कहने लगा, आप लोग कब आए? रेखा ने रोकर कहा, क्यों, तुम्हें भी इस बात का दुख हुआ है कि हम यहाँ आ गए? रोहन कहने लगा, माँ, आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। आपने अपने आने की कोई सूचना भी नहीं दी थी, अचानक आपको देखा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। रेखा अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने हमारा खूब स्वागत किया। जब से हम इधर आए हैं उसने पानी तक को नहीं पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई भिखारी हों या फिर कोई चोर जो उसे लूटने आए थे। रोहन ने सुना तो उसे गुस्सा आ गया। वह अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा कि तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी क्यों की? किरण कहने लगी, मैंने कुछ नहीं कहा, यह तुम्हारी माँ अपने आप तुम्हें मेरे खिलाफ़ भड़का रही हैं। ऐसा कुछ नहीं जैसा ये कह रही हैं। फिर वह अपने कमरे से बाहर आई और रेखा पर चिल्लाने लगी कि इतनी ही देर में आपने बेटे को मेरे खिलाफ़ भड़का दिया। आपसे मुझे इसी बात की उम्मीद थी। अगर पहले दिन ये हाल है तो बाकी के दिन क्या उम्मीद रखूं कि मुझे अपने घर से भी निकलवा देंगी? रेखा और उसके पति मुकेश जी अपने बेटे के घर में सिर्फ 2 दिन रहे, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद उनके बेटा बहू दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। किरण अपने पति से कहने लगी कि इस घर में या तो तुम्हारे माता पिता रहेंगे या फिर मैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वह अपनी पत्नी को समझा रहा था, अकेले में उससे बात कर रहा था, लेकिन वह किसी हाल इस बात को नहीं मान रही थी। उसकी एक ही मांग थी कि रेखा और मुकेश जी को इस घर से निकाल दिया जाए। रोहन सर झुकाए अपने माता पिता के सामने आया और कहा, माँ, मैं मजबूर हूँ। अगर आप लोग और ज़्यादा यहाँ रहे तो मेरी पत्नी बच्चे लेकर यहाँ से चली जाएगी और मैं अपना घर टूटता हुआ नहीं देखना चाहता। मुकेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, चलो, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सच्चाई अब सामने आ चुकी है। अब यहाँ से जाने में ही हमारी भलाई है। देर मत करो, वरना धक्के देकर ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। दोनों बूढ़े पति पत्नी वहाँ से चल पड़े। अब वह अपने छोटे बेटे राघव के पास जा रहे थे। उन दोनों को इस बात की उम्मीद थी कि शायद छोटा बेटा उन्हें देखकर खुश हो या फिर अपने माता पिता पर दया आ जाए और कुछ दिन के लिए उन्हें अपने पास रखने को तैयार हो जाए। उन्होंने गाड़ी के टिकट लिए और फिर अपने छोटे बेटे राघव के पास जाने के लिए निकल पड़े। राघव, जो अब काफ़ी दौलतमंद हो चुका था, लेकिन जैसे ही वह राघव के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ गाड़ी में सामान रखा जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक राघव ने अपने माता पिता को देखा तो कहा, माँ, आप और यहाँ अचानक, और आपने तो आने के बारे में कुछ बताया भी नहीं। वह औपचारिक तौर पर अपने माता पिता से मिला और फिर कहा, हम ज़रा घूमने जा रहे हैं, 1 हफ़्ता वहाँ रुकेंगे। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो भी वेलकम, लेकिन अच्छा यही है कि आप इधर घर में रहें। हमारे नौकर आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। रेखा यही चाहती थी कि यहीं रहना ठीक है, लेकिन इस बार भी मुकेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करता जहां औलाद हमें इस कदर नज़रअंदाज करे। तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रेखा अपने पति के बगैर कैसे रह सकती थी। उसने कहा कि जब आप ही जा रहे हैं तो मुझे अपने साथ ही ले जाइए। राघव ने अपने माता पिता को रोकने की कोशिश भी नहीं की और वहाँ से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर निकल पड़ा, जबकि रेखा अपने पति से पूछ रही थी कि अब कहाँ जाना है। मुकेश जी ने कहा, मेरा एक दोस्त है, अगर वहाँ रहने का कुछ बंदोबस्त हो गया तो कुछ दिन उसके पास रहते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है।
मुकेश जी अपनी पत्नी को लेकर अपने दोस्त दयानंद जी के घर गए। उनके दोस्त दयानंद जी ने उनका बड़ी खुशी खुशी स्वागत किया। मुकेश जी ने अपनी सारी परेशानी अपने दोस्त के आगे रखी तो दयानंद भी सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि तू चिंता मत कर, जब तक रहना चाहे यहीं मेरे पास रह। दयानंद के घर में भी बस उनकी पत्नी ही थी और उनका एक बेटा बहू इस शहर में दूसरे घर में रहते थे। पर दयानंद के हालात उनके घर से ही पता चलते थे। उनका घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था, शायद ही कभी उसमें रंग रोगन हुआ हो। वह दोनों पति पत्नी भी शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। दयानंद जी भी मुकेश जी के छोटे से शहर से यहाँ मजदूरी करने आए थे और फिर यहीं बस गए। अब बुढ़ापे में जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे। बेटा अपने घर गृहस्थी में मगन था। मुकेश जी मन ही मन सोच रहे थे कि वह अपने दोस्त पर बोझ नहीं बनेंगे और जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वहाँ अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अपने पति की तबीयत को देखते हुए रेखा जी ने पास के डॉक्टर से दवा तो ले ली थी, लेकिन मुकेश जी को अच्छे इलाज की ज़रूरत थी क्योंकि उनका बीपी लगातार बढ़ा हुआ चल रहा था। इधर हालात ने जो मार दी थी वह शायद उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। दयानंद जी और उनकी पत्नी निर्मला भी मुकेश जी को बहुत ढांढस बंधा रहे थे। रेखा जी ने सोचा कि ऐसा ना हो मुकेश जी की हालत बिगड़ जाए और परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए। इस समय वह दोनों बिल्कुल बेसहारा थे। ऊपर से वह दयानंद जी के घर में रहकर खुद को उन पर एक बोझ महसूस कर रहे थे। रेखा ने मन ही मन कुछ सोचा और निर्मला जी से कहकर वहाँ से चली। एक रिक्शा में बैठी वह अपने बेटे तरुण के पास जा रही थी। रिक्शा वाले ने उनको डीसी हाउस के सामने उतारा और वहाँ से चला गया। कुछ घंटे बाद जब वापस आया तो देखा कि रेखा जी डीसी हाउस के बाहर खड़ी रो रही थी। रिक्शा वाले ने पूछा, माँ जी क्या हुआ? रेखा ने रिक्शा वाले को सारी बात बताई कि बेटा, मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है, इतना व्यस्त है कि माँ के लिए उसके पास समय नहीं। पहले उनका सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि साहब एक ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त हैं और फिर अब कह रहा है कि साहब आराम कर रहे हैं। रिक्शा वाले को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आज उसकी पहली दिहाड़ी थी। सारा दिन रिक्शा चलाने के 1500 रुपये उसके पास जमा हो चुके थे। उसने वह 1500 रुपये डीसी हाउस के चपरासी को दिए और कहा कि जब तुम साहब के कमरे की सफाई करने जाना तो ये साहब की टेबल पर रख देना। चपरासी ने जब तरुण के कमरे की सफाई करने गया तो उसकी टेबल पर वह चीज़ रख दी जो कि रिक्शा वाले ने उसे दिया था। जब तरुण सोकर उठा और अपनी टेबल पर पहुंचा तो उसने एक पत्र मिला। उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम्हारी माँ इसी शहर में इसी मोहल्ले में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही हैं। अगर अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहते हो तो इस एड्रेस पर पहुँच जाना। रिक्शा वाले ने रेखा से कहने लगा कि माँ जी, अगर आपका बेटा आपके पास नहीं आया तो आप मेरे साथ मेरे घर चलना। मेरे माता पिता मर चुके हैं, मैं भी गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन आपकी सेवा करके मुझे अच्छा लगेगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि तरुण अपने डीसी हाउस से बाहर निकल कर आया। तब तक रेखा जी रिक्शा में बैठकर वहाँ से निकल चुकी थी। तरुण अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपनी माँ से मिलने दयानंद जी के घर पहुँच गया। अपने पिता को देखकर एक बार तो वह रुक गया था, लेकिन तभी मुकेश जी बिस्तर से हाथ जोड़ते हुए खड़े हुए तो वह भी अपने पिता के पैरों में जा गिरा। दोनों पिता और बेटा एक दूसरे से मिलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मुकेश जी अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगे थे, जबकि वह अपने पिता से कहने लगा, मैं अपने ओहदे के घमंड में चूर हो गया था कि मैंने आपकी खबर भी ना ली। पर माँ कहाँ हैं? मुझे तो माँ की बीमारी की सूचना मिली थी। तभी रेखा जी भी वहाँ पहुँच गईं और अचानक बेटे को वहाँ देखकर वे बहुत ज़्यादा भावुक हो उठी। तभी तरुण अपनी माँ से जाकर लिपट गया। रेखा जी 20 साल का दर्द आंसू बनकर बाहर निकल रहा था। रोते रोते ही उन्होंने रिक्शा वाले के बारे में तरुण को बताया। ये उस रिक्शा वाले के कारण ही हुआ था जिसने एक पत्र पर पिता की जगह माँ की बीमारी के बारे में लिखा था, क्योंकि वह जानता था कि तरुण अपने पिता से नाराज़ है, अपनी माँ से नहीं। बस ये उसकी ज़िद थी कि वह अपने घर नहीं जा रहा था। अपनी माँ के बारे में जब उसे पता चलेगा तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। वह लगातार रोए जा रही थी। दयानंद जी और उनकी पत्नी भी ये भावुक पल देखकर खुद को ना रोक सके। वह दोनों भी बेटे को अपने माता पिता से मिलता देखकर भावुक हो रहे थे। रेखा जी आज बहुत खुश हुई कि आज 20 साल बाद बाप बेटे में सुलह हो गई और उनके दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।
उसके बाद तरुण अपने माता पिता को अपने साथ ले गया और साथ ही दयानंद जी को भी कहा कि मैं भी आपका बेटा ही हूँ, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो अपने बेटे को याद कर लेना। और वैसे भी समय समय पर मुकेश जी भी दयानंद जी की सहायता करते रहते थे, क्योंकि उन दोनों ने बुरे समय में मुकेश जी का साथ दिया था। अब मुकेश जी की बारी थी और रिक्शा वाले को भी रेखा जी ने रुपयों पैसे और हर तरीके से मदद की थी और इस तरह से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही सामाजिक और मोरल कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।